नमस्कार साथियों, मैं नवीन लाटिया ने एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों साथियों, पहली वीडियो को दिए गए आपके प्यार और समर्थन के लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उसके बाद ये आशा करता हूं कि ये प्यार और ये विश्वास आने वाली हर वीडियो के लिए न केवल बना रहेगा बल्कि बढ़ता ही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर गुजरती वीडियो के साथ में अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करता रहूंगा। देखिए, जब आप लाइव ऑडियंस के सामने कुछ कह रहे होते हैं तो माहौल अलग होता है। कैमरा फेस करना एक ऑकवर्ड सी चीजें हैं क्योंकि आपके सामने कोई बैठा तो होता नहीं। तो हो सकता है इस प्रयास में, इसका अभ्यस्त होने के क्रम में कुछ गलतियां मुझसे हो जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुणवत्ता के मामले में देखिए, मैं कॉम्प्रोमाइज करता नहीं हूँ। तो धीरे धीरे इस चैनल को आप परफेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ निश्चित रूप से देखेंगे। खैर, शुरू करते हैं। देखिए, पहली वीडियो में हम लोगों ने बात की है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के अंतर्गत जो मानसिक अभिरुचि के प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर हम लोगों ने एक जानकारी लेने का प्रयास किया है और इस क्रम में 17 फरवरी 2024 को प्रथम पाली में संपन्न परीक्षा के सभी मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को सोल्व किया है। आज हम द्वितीय पाली के प्रश्नों को सोल्व करेंगे दोस्तों। और इससे पहले कि हम प्रश्नों का ये सिलसिला आगे बढ़ाएं, एक दो चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। देखिए, एक तो ये है कि इन प्रश्नों को सोल्व करने के अलावा कोई अन्य माध्यम मुझे दिखाई नहीं देता इन प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने के लिए। देखिए साथियों, ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं मैं आपसे कि मानसिक अभिरुचि के सेक्शन को एक्सप्लोर करने के क्रम में जितना भी स्टडी मटेरियल मेरी नजरों के सामने से निकला है उससे मुझे तो काफी निराशा हुई है। एक भी गाइड या एक भी स्टडी मटेरियल मुझे बच्चों की डिमांड फुलफिल करता हुआ नजर नहीं आता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का एक भाव होता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली या पुलिस व्यवस्था को लेकर के एक प्राथमिक ढांचा तो कम से कम बच्चे के मस्तिष्क में बने, तो उसका मुझे सर्वथा अभाव दिखाई दिया। देखिए, फैक्ट्स की भरमार है। वो फैक्ट्स भी तभी काम कर पाते हैं जब बेसिक स्ट्रक्चर बच्चे के मन में क्लियर हो। अब मान लिया भारतीय दंड संहिता है तो क्लोज के बाद क्लोज, क्लोज के बाद क्लोज आए चले जा रहे हैं। लिखने वाले को ही जैसे कि ऑब्जेक्टिव ही क्लियर ना हो। भाई, बच्चे के मस्तिष्क के उसकी मानसिक क्षमता के हिसाब से ही लेखन होता है ना। शिक्षण हो या पुस्तक हो, उसमें एक अंतर्निहित भाव ये होता है कि बच्चे का हाथ पकड़ करके सिखाने वाली एक बात होती है। तो उस भाव का मुझे अभाव दिखाई दिया। देखिए, मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ क्योंकि जिस तरह की व्यवहारगत दक्षता की मांग ये प्रश्न हमसे करते हैं, उन तमाम चीजों को कुछ पृष्ठों में समेट करके लिख पाना मुश्किल काम है। लेकिन कम से कम प्रयास उस दिशा में बढ़ते रहने तो चाहिए, वो दिखाई तो दे भाव। देखिए बच्चों, मानसिक अभिरुचि के सिलेबस के अंतर्गत 13 टॉपिक डिफाइंड है हमारे, जिसमें से पहला ही टॉपिक है जनहित। अब अधिकांश गाइड या नोट्स वगैरह आप विजिट करें तो पाएंगे कि उन्होंने जनहित को जनहित याचिका PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है वो बना डाला। बताइए, यानी बजाय इसके कि वो जनहित के पुलिस के संदर्भ में भावार्थ को समझते हुए उसकी कुछ वास्तविक विषय वस्तु के ऊपर मेहनत करते, उसको डेवलप करने के लिए कुछ कोशिश करते, उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया। जनहित जनहित शब्द को मिलाया और जनहित के मूल भावार्थ को जनहित याचिका से ढांप दिया। तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये बरगलाना हुआ, जिसका मैं विरोध करता हूं। साथ ही देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका उद्देश्य जो है स्पष्ट होना आवश्यक है। उस स्पष्टता का मुझे अभाव दिखा, कहने का मतलब ये है। बाकी मैं ये ऑलरेडी एडमिट कर चुका हूं कि इन प्रश्नों के लिए जो व्यवहारगत दक्षता चाहिए उसे चंद पृष्ठों में समेट करके लिख पाना मुश्किल काम है। हालांकि इसके लिए प्रयास होने चाहिए। देखिए बच्चों, इस बोध के अंतर्गत हम देखें तो भारतीय संविधान की आत्मा का बोध आपको होना आवश्यक है। मौलिक अधिकार, व्यक्ति की गरिमा, हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो ये तमाम चीजें आप लोगों को आनी आवश्यक है। और संविधान की छाया में पुलिस किस तरह से मानव के अधिकारों की रक्षा करती है, किस तरह से अपराधियों से समाज की रक्षा करती है, इसके अंतर संबंध को भी समझना आवश्यक है। पुलिस की एक परंपरागत डंडे वाली इमेज के उलट उसके सृजनात्मक पक्ष को भी समझना आवश्यक है। पुलिस और समाज के इस सृजनात्मक अंतर संबंध को भी समझा जाना आवश्यक है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच से एक संवेदनशीलता का भी पक्ष आता है पुलिस के लिए निकल करके, वंचित वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। उन तमाम सावधानियों को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। साथ ही बहुत तरह के नए नए अपराध पनप रहे हैं समाज में, कुछ नई प्रविधियां, कुछ नई टेक्निकल चीजें भी इंट्रोड्यूस हुई है। साइबर क्राइम इसका एक बड़ा उदाहरण है।
तो पुलिस के लिए एडवांसमेंट का एक पक्ष होना आवश्यक है कि ताकि वो इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगा सके, उसका भी पूरा बोध आप लोगों को आवश्यक है। और अंतिम रूप से इन तमाम ज्ञान को एक सूत्र में पिरो करके अंतर संबंधित कर प्रश्नों पर विचार करने की वो क्षमता आती है जिसकी बात मैं कर रहा हूं आपसे। खैर वो धीरे धीरे डेवलप होगी और इस चौथी वीडियो तक आते आते आप लोग काफी सक्षम हो जाएंगे। तो बच्चों आइए 17 फरवरी 2024 को द्वितीय पाली में संपन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की आपसे शिकायत की है। आपके विकल्प हैं कि नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नजरअंदाज करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। देखिए, एक पुलिसकर्मी के रूप में आपका ये प्राथमिक कर्तव्य है कि प्राप्त शिकायतों पर उचित संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे। तो हम पुलिस के संदर्भ में इन सारे प्रश्नों को देख रहे हैं, तो इस आधार पर ये विकल्प वैसे ही खारिज हो जाएगा क्योंकि पुलिसकर्मी अपना प्राथमिक काम ही इस विकल्प में नहीं करता हुआ दिखाई दिया। दूसरा विकल्प कि नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए। देखिए, वो सावधान ही है तभी वो आपसे शिकायत कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प कि कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, ये सही हो जाएगा। देखिए, साइबर क्राइम के अगेंस्ट में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स डिसाइड किए गए हैं जिसमें से कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। चौथा विकल्प कि माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए, ये भी प्रश्न के हिसाब से प्रासंगिक नहीं है। वो माता पिता है, वो उससे सलाह मशवरा तो करते ही होंगे और इस संबंध में भी उनकी बातचीत हुई होगी तभी वो शिकायत लेकर के भी पहुंचे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, काफी आसान प्रश्न है। आप एक जांच अधिकारी है, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का आपसे अनुरोध करता है। देखिए, इस तरह के प्रश्न में पुलिस कर्मी के रूप में आपकी सत्यनिष्ठता की, कर्तव्य परायणता की, इन सब गुणों की जांच की जाती है। इस तरह का एक प्रश्न प्रथम पाली में भी हम लोगों के सामने आया था, तो ये काफी आसान रहते हैं। देखिए, मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए, ये एक अभ्रष्ट आचरण हो जाएगा, तो आपको ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है। तो प्रश्नानुसार विकल्प बी, जिसके अंतर्गत दिया गया है कि प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि बतौर पुलिसकर्मी आपको कर्तव्य परायणता का परिचय देना है, तटस्थ रहते हुए निष्पक्ष जांच आयोजित करानी है, बाकी न्याय प्रक्रिया अपना काम करेगी, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अन्य विकल्प में भी कर्तव्य परायणता परिलक्षित नहीं हो रही है। कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा आप लोग नहीं कर सकते, आप कानून के प्रहरी हैं। डी विकल्प की मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए तो मानक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आपकी तैनाती की जाती है, ना कि उनका उल्लंघन करने के लिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपका विकल्प है प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। देखिए बच्चों, दो चीजें इंश्योर करनी होती है। एक तो ये कि हमारे पास उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, और दूसरा ये कि विकल्प में जो दिया गया है क्या वो पुलिस से सीधे संबंधित है या किसी अन्य जांच एजेंसी वगैरह का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसी ऑप्शन की बात करता हूँ। देखिए, ऑनलाइन कट्टरपंथ हो या आतंकवाद निरोध से जुड़े हुए ऑपरेशंस हो, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड फोर्सेस का गठन किया गया है हमारे देश की व्यवस्था के अंतर्गत। जैसे NIA आपने नाम सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो आतंकवाद के लिए स्पेशलाइज्ड है जांच करने के लिए। रॉ है, कुछ विशेष केसेस में CBI है। तो इस तरह के ऑपरेशंस वो अंजाम देते हैं। पुलिस की भूमिका तब हो सकती है जब वो पुलिस को ऐसा निर्देशित करे या उसकी कोई सहायता ले, तो ये हमारा श्रेष्ठ विकल्प नहीं रहेगा। दूसरे विकल्प के संबंध में भी देखें तो साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स के लिए भी एक संस्थागत निर्णय की, एक जवाबदेहिता की आवश्यकता होती है अदालत से लेने के लिए, जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ही अधिक कुशलता से ले पाएगी। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट साझा करने चाहिए। स्निपेट्स यानी क्लिप्स। देखिए, इन स्निपेट्स के माध्यम से बहुत तेजी से ऑनलाइन कट्टरपंथ फैल सकता है जनता के बीच में, तो पुलिस को चाहिए कि वो समय रहते प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करे और अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स पर या बाकी चैनल्स के माध्यम से इन भ्रामक जानकारियों के अगेंस्ट में जनता को सचेत करे और इन क्लिप्स को साझा करे। डी विकल्प की पैटर्न विश्लेषण का जो काम है वो भी एक विशेषज्ञता की डिमांड यहाँ करता हुआ दिखाई देता है, जो पुलिस का काम नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं।
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए। आपको कुछ लोगों ने जाली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर लिए हैं और वो जनता को चूना लगाए जा रहे हैं, पुलिस को उनको पकड़ना है। आपके विकल्प दिए गए हैं कि क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और बड़ा अव्यावहारिक काम हो जाएगा और इससे काफ़ी समय भी लग जाएगा, तो ये आपका सही विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प कि साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन से जुड़ा मसला है और इसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट की ऑनलाइन ट्रैकिंग या उसके लोग एक्सेस तंत्र की पूरी जानकारी हासिल करके ही उसके मालिकों तक पहुंचा जाएगा और ये काम एथिकल हैकर्स के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, हैकिंग भी दो तरह की होती है, उनमें से जो अच्छे प्रयोजन के लिए हैकिंग की जाती है उसको एथिकल हैकिंग कहते हैं। तो एथिकल हैकर टीमें ये काम करती हैं, तो यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। सी विकल्प के साथ दिक्कत ये है कि हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए तक तो ये बात सही है, लेकिन बाद में जो बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए, यहाँ मामला थोड़ा दुविधा में फंस जाता है। और दुविधा हम रखें क्यों, जबकि इससे श्रेष्ठ विकल्प के रूप में बी हमारे पास मौजूद है, तो ये गलत हो जाएगा। सी विकल्प की सभी अनाधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए, ये जांच के बाद ही किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको, देखिए बच्चों, दो तरह के प्रश्न हमने देखे। एक पिछली पाली में हमने देखा था जो दंगा प्रभावित क्षेत्र था, राइट हिट एरिया कहते हैं उसको। यह है दंगा प्रवण क्षेत्र यानी राइट प्रोन एरिया। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ अक्सर दंगे हो जाते हैं लेकिन अभी चल नहीं रहे हैं। राइट हिट क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ दंगे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो दोनों में पुलिस के लिए प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इसके विकल्पों पर विचार करते हैं। संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। ये एक सामान्य काम है, ये पुलिस करती रहती है। इससे बेहतर विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। देखिए, अभी दंगे फैल ही जाएंगे, इसके संबंध में कोई पूर्व सूचना मिलती दिखाई नहीं दी प्रश्नानुसार, तो निवारक गिरफ्तारी का भी कोई अर्थ नहीं है। खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए। ये तो जनरली भारत के सामान्य कानून में व्यवस्थित ही है। खतरनाक हथियारों को तो वैसे ही नहीं रख सकते बिना लाइसेंस के आप लोग। चौथा विकल्प के अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए, दंगा प्रवण क्षेत्र है, कभी भी वहाँ दंगे छिड़ जाते हैं। तो ऐसे में दंगे का जो स्थायी समाधान है वो यही हो सकता है कि दो समुदायों के बीच में आपसी सामंजस्य बने, सद्भाव बढ़े और कहीं ना कहीं परस्पर सहमति बने कुछ मुद्दों को लेकर के। तो यही इसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है आपको। आपके विकल्प है कि विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, किस तरह की पोस्ट है, किस तरह के नियमों का उसने उल्लंघन किया है, सोशल मीडिया पोस्टिंग्स के लिए क्या नियमावली है, इन सब की एक वृहद जानकारी भी अपेक्षित है। तो आइए इससे बेहतर विकल्प की तलाश करें। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। यही हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो जाएगा, क्योंकि देखिए, अगर कुछ नियम बने हैं जिसके अंतर्गत कुछ रैली नहीं की जा सकती किसी पर्टिकुलर इश्यूज को लेकर के या किसी क्षेत्र में, तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो उस संबंध में जानकारी भी दे और साथ ही साथ आयोजकों को बाध्य करे, यानी कि एक पूर्व चेतावनी जारी करे, जो पुलिस की कार्यप्रणाली का एक अहम हिस्सा भी है कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो यही हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, यही हमारा सही आंसर भी है। तीसरा विकल्प की इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना या प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त बल की तैनाती करना, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं अगर आयोजक जिद पर अड़ जाते हैं तो। अगले प्रश्न को देखते हैं। आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक है जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है आपको। आपके विकल्प हैं कि नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अधिक अनुकूल है। देखिए, ये विकल्प तो पहली लाइन से ही खारिज हो जाता है, क्योंकि एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में आपसे ये अपेक्षित है कि आप लोग निर्देशों का पालन करें, न कि उनका विरोध करें। तो नीति परिवर्तन को चुनौती देने के आधार पर ही ये तर्क हम लोग खारिज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। यही हमारा श्रेष्ठ आंसर हो जाएगा साथियों,
क्योंकि नीति परिवर्तन को स्वीकार भी कर लिया गया, आदेश का अनुपालन भी कर लिया गया। साथ ही साथ अपनी दक्षता का इस्तेमाल महिलाओं से जुड़े अपराधों की रोकथाम के लिए करने के लिए वो सहज भाव से तैयार दिखाई दे रहा है। यही हमारा श्रेष्ठ आंसर है। और महिला सेल में वो मन लगा करके काम कर सके, इसके लिए पुरानी यानी अपराध शाखा इकाई से बार बार वहां पर जाने की इच्छा जाहिर करना या उससे संपर्क बनाए रखना, ये दोनों ही परिस्थिति उसकी एकाग्रता के लिए सही नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए विकल्प सी और डी भी हमारे खारिज हो। साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आपका विकल्प है कि कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। साथियों, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 पारित किया गया था, जिसके अंदर ये प्रावधान है कि किसी भी कार्यालय में अगर कोई यौन उत्पीड़न की शिकायतें मिलती है तो उस कार्यालय का ये कर्तव्य बनता है कि वो एक आंतरिक समिति का गठन कर निष्पक्ष जांच करे। तो चूंकि ये एक प्रोविजन है, एक एक्ट के माध्यम से सुनिश्चित की गई है कार्रवाई, तो यही हमारी सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। आपको देखिए, धार्मिक घृणा से जुड़े अपराधों के विषय में काफ़ी सतर्कता पुलिस को बरतनी चाहिए। पुलिस ऐसा करती भी है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि धार्मिक घृणा से जुड़े अपराध कई बार बहुत गंभीर अपराधों की श्रेणी में भी पहुंच जाते हैं और कई बार वो दंगे का भी रूप ले लेते हैं। तो इस तरह के मुद्दों में शांति वार्ता का आयोजन कराना समय समय पर, या दो समुदायों के बीच में मध्यस्थता के माध्यम से शांति की कोशिशें हमेशा जारी रखना, यही पुलिस के लिए सर्वश्रेष्ठ काम होते हैं। इंटेंसिटी की भी बात होती है। अगर धार्मिक घृणा अपराध अभी इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि हत्याएं तक होने लगी हैं, तब तो पुलिस को कानूनी रूप से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगर माहौल तनावपूर्ण है, तब पुलिस को शांति वार्ता की तरफ ही जाना चाहिए, जो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा विकल्प डी है कि सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, वैचारिक स्तर में बदलाव से ही समस्या का कुछ स्थायी समाधान निकल सकता है, तो उसी की ओर मूव ऑन करना चाहिए। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 विकल्प हमारे पास हैं कि ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करना हो, या फास्ट ट्रैक करना हो अभियोजना को, या साइबर गश्त की तादाद को बढ़ाना हो, ये सब वो मेजर्स हैं जो पुलिस लेती भी है, लेकिन इसका स्थायी समाधान विकल्प डी के माध्यम से ही निकलेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है आपको। देखिए, इस तरह का प्रश्न हम पूर्व में भी डील कर चुके हैं पहली पाली में, जहां अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए थे। लेकिन दुर्बलता स्ट्रोक और गंभीर दुर्घटना में एक फर्क है साथियों, और इसी आधार पर हमारे विकल्पों के चयन में भी अंतर आएगा। पहला विकल्प कि ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए, तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, हम पूर्व में भी एक प्रश्न के संबंध में देख चुके हैं। दूसरा विकल्प की परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए, यही वर्तमान परिस्थिति में सबसे व्यवहारिक और सही विकल्प हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जीवन साथी के गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में आप मानसिक रूप से भी प्रभावित हुए होंगे, तो जब तक आप दिमागी रूप से संभले तब तक अल्प विराम लेना आपके लिए, ऑपरेशन के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, सबके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। और यहाँ ये भी गौरतलब है कि आप कर्तव्य से विमुख नहीं हो रहे हैं अपने प्रोफेशनल, पूरा प्रभार आप ही के पास है, आप केवल अल्प विराम ले रहे हैं, तो इसलिए यही हमारा श्रेष्ठ विकल्प हो जाएगा। तीसरे विकल्प के लिए जैसा कि हम लोगों ने बात की, डिप्टी को पूरे प्रभार सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा विकल्प की रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञ क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रश्न के संदर्भ में कम से कम। साथियों, ये जो अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। आप स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों पर विचार करें, और मैं आशा करूंगा कि आप में से अधिकांश बच्चे इसका सही आंसर कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएंगे। देखिए, मेरा भी उत्साहवर्धन होना आवश्यक है, बीच बीच में आप लोगों की भी टेस्टिंग आवश्यक है। हालांकि प्रश्न की प्रवृत्ति काफ़ी आसान है। देखिए, इसके अतिरिक्त भी एक जानकारी है मेरे पास। इस सीरीज की चौथी वीडियो आते आते मैं एक घोषणा करूंगा आप लोगों के लिए, जो आपकी तैयारी से अंतर संबंधित ही एक चीज़ होगी, तो वो गिफ्ट के माध्यम से मैं अधिकांश बच्चों तक पहुंचाना चाहूँगा।
तो आप सभी लोगों से मेरा ये सुझाव है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को मेरी इस मुहिम में, मेरी इस यात्रा में सम्मिलित कराने में मेरा योगदान करें, मेरी मदद करें। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? आपका पहला विकल्प दिया गया है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, और यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा साथियों। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकेडमी हैदराबाद में स्थित है और ये आईपीएस को, इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। अन्य विकल्पों को भी देख ही लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देखिए खड़गवासला में स्थित है। इसका काम है कि ये तीनों सेनाओं, जल थल वायु के जो कैडेट्स हैं उनको कमीशन पूर्व ट्रेनिंग में जाने से पहले प्रशिक्षण देती है एक साथ। तीसरा देख लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी। देखिए ये मानेसर में स्थित है और ये जो नेशनल एनएसजी कमांडोज को ट्रेनिंग देती है। तो साथियों, आइए आज की वीडियो के इस अंतिम प्रश्न पर भी विचार करें। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, जहां मानक संचालन प्रक्रियाओं का जिक्र आता है वहां यानी कि कहीं कोई नियमावली बनी हुई है और उसके अनुसार ही आपको एक्ट करना है। आपके सिलेबस में डिफाइंड जो 13 टॉपिक्स है उसमें से एक टॉपिक है व्यावसायिक सूचना, जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन इंग्लिश में उसको कहते हैं। तो उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के दरमियान बरते जाने वाली सावधानियों का जिक्र किया गया है और इस प्रश्न के संदर्भ में वही हमारी मानक प्रक्रियाएं हो जाएंगी। जैसे अगर दबिश में जाए तो किस तरह की सावधानी अपेक्षित है, तो वो तमाम चर्चाएं वहाँ पर दी गई हैं। तो अगर उस आलोक में, उस रोशनी में देखें मानक संचालन प्रक्रियाओं के आलोक में, तो आपका जो विकल्प बी है कि अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें, यही वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी विकल्प ए, बिना बैकअप के सीधे अपराध स्थल जाना, तो ये मानक संचालन प्रक्रियाओं में इस चीज़ का निषेध किया है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अधिकाधिक स्टूडेंट तक पहुँचने में मेरी मदद करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सर्किल में शेयर करें। विशेषकर जो स्टूडेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, वहाँ तक इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पहुँचाएं। जो लोग नए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या किसी अन्य मुद्दे पर कोई वीडियो देखनी हो तो कमेंट्स के माध्यम से उससे भी मुझे अवगत कराएं। साथियों, जाते जाते एक विचार भी आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। देखिए, जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो फोकस करना सीखिए। खुद के अंदर झांके बिना आप बाहर से कुछ सीख नहीं पाएंगे। बाहर से वही कुछ सीख पाता है जो सबसे पहले खुद के अंदर बना रहना सीख जाता है। इस विचार को आप लोग मथें, अपने जीवन दर्शन में शामिल करें और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। इसी शुभकामना के साथ मैं नवीन लाटियान आज की इस वीडियो से विदा लेता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में, जिसमें हम 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंतर्गत मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, कुछ नए संदर्भों को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे।